ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या खोया क्या पाया। 64 साल का गणतंत्र और इस दौरान बहुत उपलब्धियां, लेकिन बहुत सारी खामियां, बहुत सारी तकलीफें। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अमिताभ जी, स्वागत है आपका खबर भारती पर। धन्यवाद। अमिताभ जी, जो चर्चा हम आज कर रहे हैं गणतंत्र को लेकर कि आखिर गणतंत्र की आत्मा क्या है, इसका मूल जो रहस्य है, जो गुण है, वो है क्या, और क्या वाकई उससे हम आज तक अचीव कर पाए हैं, उसे हासिल कर पाए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो भौतिक प्रगति है, सड़क बनना या हाईवे बनना, पुल बनना, न्यूक्लियर पावर बनना, स्टेट का, ये जो तमाम चीजें हैं, जी इस ढंग की प्रगति अंग्रेजों के समय में भी हो रही थी। जी और खासतौर पर बहुत सारी चीजें जो आज आजाद भारत का हिस्सा है, वो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों की दी हुई है। जी तो अगर उस प्रगति को ही मान लीजिए, रेल है, डाक सेवा है, अंग्रेजों के समय शुरू हुई भारत में, है? तो उसी का फिर इन्लार्जमेंट होता रहा, एक्सपेंड होती रही चीजें। जी तो इसलिए मैं मानता हूँ मूल ये नहीं है, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के समय में भी था। जी मुझे स्मरण आता है कि जब ये 26 जनवरी का अवसर आया और भारत ने अपना संविधान खुद स्वीकार किया, तो उसने संविधान की पहली पंक्ति लिखी कि हम भारत के लोग जी संविधान को आत्मार्पित करते हैं, जी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उस वक्त राजेंद्र प्रसाद से पूछा एक विदेशी पत्रकार ने कि राजेंद्र प्रसाद जी, आज क्या फर्क आया? तो राजेंद्र प्रसाद ने जो उत्तर दिया था वो मैं यहाँ कोट करूंगा और जी। उस कसौटी पर गणतंत्र को कसूंगा। राजेंद्र बाबू ने कहा था कि आज सबसे बड़ा फर्क ये आया कि कल तक जो प्रजा थी वो आज राजा हो गई। जी कल यानी अंग्रेजों के समय में जो प्रजा थी वो आज राजा हो गई। तो मूल क्या है कि वो प्रजा क्या राजा हो गई? अगर वो प्रजा राजा हो गई, उत्तर आता है हमें, तो मैं कहूंगा कि गणतंत्र सफल। और अगर वो उत्तर आता कि नहीं, वो प्रजा अभी भी प्रजा है, एक नया राजा वर्ग इस देश में विकसित हो गया, तो गणतंत्र सार्थक नहीं हुआ पूरी तरह से। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इन सबके बाद भी जो बड़ी जिसकी आत्मा है, जैसा आपने सवाल किया शुरू में, इसका मूल क्या है, सत्व क्या है, सत्व क्या है, तो वो इसकी आत्मा है कि प्रजा को राजा होने का एहसास होना चाहिए। आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, तो महात्मा गांधी ने एक शब्द कहा था कि ये गणतंत्र को जब संविधान लागू हुआ, मेरे सपनों का भारत, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा भारत जिसमें गरीब से गरीब भी ये समझे कि ये देश उसका है और इसके निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या वो भारत आप देखते हैं? नहीं, मैं वही करूं, पीड़ा इसी बात की है कि वो भारत हम नहीं बना पाए। हमने ऐसा भारत तो बनाया जिसमें परचेजिंग पावर बढ़ी, जिसमें लोगों के पास थोड़ी सी संपन्नता बढ़ी, एक खास वर्ग के पास। लेकिन अभी भी पीड़ा की बात यह है कि इस देश की 85% संपत्तियां इस देश के 2% लोगों के पास केंद्रित है। ये गणतंत्र नहीं है ना। अगर 85% संपत्ति और संपदा इस देश की 2% लोगों के हाथ में है, जी, तो फिर गणतंत्र कैसे हुआ? अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल इस पर जरूर हम और भी मेहमानों से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जीवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवन जी, अमिताभ जी ने जो कहा कि आखिर आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता, ये सबसे बड़ा अभिशाप दिखा इस गणतंत्र के दौरान। हमने बराबरी की बात की थी, हमने समानता की बात की थी, लेकिन ये खाई इतनी बढ़ गई जिसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि इस देश में माओवाद जैसी समस्या को जन्म दे दिया, जो कि हमारी जड़ में समस्या जो है फंस गई है। हाँ, अमिताभ जी ने बहुत सही बातें कही हैं, लेकिन असल में दरअसल जो संविधान की जो आत्मा है या लोकतंत्र की जो आत्मा है या गांधी जी का जो सपना था, वो जो सपना था वो था मूल्य आधारित राजनीति। जी, आज उसका स्थान मुंहजोरी आधारित राजनीति हो गई है। मूल्य आधारित राजनीति जब तक नहीं होगी, तब तक ये जो समाज में जिस तरह की विषमताएं हैं, हमारी दूसरा ये कि हमको जवाबदेह होना चाहिए। सरकार में बैठे लोग जवाबदेह हों, कलेक्टर जवाबदेह हो, मिनिस्टर जवाबदेह हो, सीएम जवाबदेह हो। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था एक ट्रेन दुर्घटना में, हालांकि वो उसमें सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं थे। लेकिन सवाल ये है कि जब तक सरकार जवाबदेह होनी नहीं होगी, दूसरा पारदर्शिता नहीं होगी, पारदर्शिता होनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि जितने लोग आज़ादी के आंदोलन में नहीं मरे, उतने लोग 64 वर्षों में पुलिस की गोली से मरे।
पुलिस का जो हमारा आज भी जो रवैया है या पुलिस जो हमारी प्रणाली है वो अंग्रेजों के जमाने के जैसी चली आ रही है कि आज भी हम थानेदार आ जाता है तो लोग डर जाते हैं, उसके सामने सच नहीं बोल पाते, या जो चीज हम अगर एक दुर्घटना में कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया हम उसको चाहते हुए भी अस्पताल नहीं ले जाते क्योंकि पुलिस का भय है। तो ये जो स्थिति है इसमें बदलाव आना चाहिए और ये बदलाव विधानसभा में होगा, ये बदलाव लोकसभा के आधार पर होगा। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि चलिए आज जी बिल्कुल बिल्कुल जीवन जी आपके पास फिर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ विजय तिवारी जी जुड़ गए हैं जो कि साहित्यकार हैं, भोपाल से इस वक्त जुड़े हैं। विजय जी आपका भी स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय जी आपसे भी वही सवाल, चूंकि साहित्यकार जो होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो काफ़ी चीज़ों को बहुत गहराई से समझते भी हैं। बात अगर गणतंत्र की हो रही है, बात अगर भारत में समानता की हो रही है, तो आप इस हिंदुस्तान को कहाँ पाते हैं? क्या वाकई हम एक फेडरल स्टेट के तौर पर पहचान बना पाए हैं? पहचान तो हमने बहुत बनाई है, प्रोग्रेस भी बहुत की है, लेकिन ज़रूरत ये समझाने की है अधिकारियों को देश के, जो अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब कह रहे थे कि समझाने की आवश्यकता ये है कि ये जो जितनी भी पावर है, चाहे वो IAS की है, IPS की है, मिनिस्टर्स की है, ये सब जो है वो पब्लिक के द्वारा पब्लिक के ही लिए है। ये उनको बताने की बहुत आवश्यकता है। वो उस पावर का अपने खुद के लिए उपयोग ये लोग करने लगे हैं, इसीलिए सारी परेशानियाँ हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो परेशानियां इसलिए हैं कि लोगों ने अपने पावर का दुरुपयोग किया है, ये कहना है विजय तिवारी जी का। गीता जी के पास चलेंगे। गीता जी, चूंकि बात ये थी कि जो फेडरल स्टेट भारत को इसलिए कहा गया, या फिर गणतंत्र की परिभाषा ही वही होती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से होता क्या है कि तानाशाही जैसी प्रवृत्ति जन्म नहीं लेती। इसीलिए यहां राज्यों की परिकल्पना तैयार की गई थी, राज्य बनाए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि नेताओं ने शायद उसे बंटवारे के सिद्धांत के तौर पर ले लिया। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जब भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो आप देखिए कि उस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कौन सा वर्ग कर रहा था? जो बड़े बड़े बैरिस्टर्स थे, बिरला और जैसे लोग उसमें शामिल हुए थे, बजाज जैसे लोग शामिल हुए थे, मोतीलाल नेहरू जी अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस छोड़कर आए थे, वल्लभ भाई पटेल आए थे। तो जितने भी बहुत ही रसूखदार व्यक्तित्व थे जो अपने अपने पेशे में माहिर थे, वो स्वतंत्रता दिलाने के लिए आगे आए। और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो हम देखते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे पतन की ओर, उसमें हमारे राजनीतिक लोग किस तरह के बीच में एक जो वर्ग आया, तो निश्चित रूप से वो उस वर्ग के आने के बाद में भ्रष्टाचार जैसी चीजें शामिल होती चली गई। बिल्कुल, भ्रष्टाचार ने पहली सरकार, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई कि पहली सरकार देश की आज़ादी के बाद जब बननी शुरू हुई तभी से घोटाले और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें जड़ में आने लगीं, और शायद यही वजह थी कि मूल धारणा जो है, जो जड़ में है, वो खोखली होती चली गई। फिलहाल एक और ब्रेक का वक्त हो चला है, एक और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, इस चर्चा को और विस्तार करेंगे, इसका और थोड़े से दायरा बढ़ाकर आगे बढ़ाएंगे।